नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और मैं अर्चना सिंगर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ पीएन इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं गुजरात बोर्ड का हिंदी का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपका हिंदी का पेपर भी बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पत्र पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सब के सभी प्रश्न हमने पूर्व परीक्षा में हल किए गए थे। तो अच्छा नहीं, पेपर तो आपका लाजवाब गया होगा। चलिए बच्चों, तो हम अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको भी उत्सुकता होगी कि जल्दी से पेपर का सॉल्यूशन मिल जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम बात करें विभाग 1 गद्य विभाग, जिसमें पहला प्रश्न है कि रूपा किसकी पत्नी थी। तो हम देखेंगे कि रूपा जो है वो पंडित बुद्धिराम की पत्नी थी। फिर दूसरा प्रश्न है कि सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी, तो कंप्यूटर विज्ञान में। फिर तीसरा प्रश्न है हमारा कि अपशब्दों के उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है, यह वाक्य कौन कहता है। तो बच्चों यह पार्ट जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तिका से लिया गया, चैप्टर नंबर 18 रचना, जिसमें निमेश कहता है कि भाई अविनाश को गलत शब्द पसंद नहीं है, उसने प्रतिबंध लगा रखा है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चौथे नंबर की हमारी खाली जगह है, कालिदास हरण शावक के अंगों पर खाली जगह का लेप लगाना चाहता है। तो किसका लेप लगाना चाहता है? धूत। धूत का मतलब क्या होता है बच्चों? घी। उसके बाद पांचवें नंबर की खाली जगह है, चोरी कहानी के रचनाकार कौन है? तो यशपाल जैन। प्रेमचंद जी के बाद अगर किसी का कहानी के बाद नाम आता है तो वो यशपाल जैन है। उसके बाद प्रश्न है राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम क्या था? तो श्री सोमदेव जी, ठीक है, जो कि उनके गुरु थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने कहा। चौथा व्यक्ति ये जो वाक्यांश पूर्ति लिया गया है ये हमारी पाठ्य पुस्तिका में से पार्ट नंबर 4, एक प्रश्न 4 उत्तर, जिसमें बड़ी वृद्धा बुद्धि है जो है वो लेखक की पितामही मतलब की दादी के समान है। तो उन्होंने कहा है कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। उसके बाद प्रश्न है कि पंडित शादीराम अपना ऋण नहीं उतार पाते थे क्योंकि बी बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे। उसके बाद है प्रश्न कि आदमी ज्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी लगता है कब? कि जब वह बुझे दिल हो। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। उसके बाद वाला हम देखेंगे प्रश्न, जिसमें प्रश्न है एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न है हमारा एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि प्रोफेसर रामीस का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था। तो प्रोफेसर रामीस का ड्रीम प्रोजेक्ट था मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना, ठीक है। उसके बाद है कि गोपी के अनुसार कविता क्या है। ये प्रश्न भी चैप्टर नंबर 18 में से ही लिया गया है, रचना, जिसमें प्रश्न है कि गोपी के अनुसार कविता क्या है। तो गोपी कहती है कविता जो है वो आत्मा की कला है और आत्मा की कला है और संवेदना का सौंदर्य। संवेदना मतलब क्या बेटा? तो सहानुभूति, तो वो उसके सौंदर्य की बात करती है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, जिसमें प्रश्न है कि दंतुल कौन था, वह मलिका के घर कैसे पहुंचा। तो दंतुल जो था वो एक राजपुरुष था और वह मलिका के घर रक्त बिंदुओं का अनुसरण करते हुए पहुंचा। रक्त बिंदु किसके? तो हरण शावक जो दंतुल के बाणों से घायल हुआ था, उसी के शरीर से लहू टपक रहा था और उसी का अनुसरण करते हुए मतलब उसी को फॉलो करते हुए जो दंतुल है वो मलिका के घर पे पहुंचा। उसके बाद प्रश्न पूछा है कि बिंदु ने अपने दोष का किस प्रकार पश्चाताप किया। तो बिंदु जो है वो एक कम आयु का बच्चा है जो कि नौकर भी है। तो यहाँ पे लेखक जो है वो कह रहे हैं कि बिंदु ने अपने दोस्त का पश्चाताप कैसे किया। तो बिंदु ने अपने दोस्त का पश्चाताप, उसने एक कमरे में से थोड़ी सी मेवा उठा ली थी, कुछ उसके टुकड़े, काजू पिस्ता बादाम जो थे उसको मेवा कहते हैं, तो उसके टुकड़े उसने उठा लिए थे और उसे ऐसा लगा कि पता नहीं उसने दुनिया का कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। तो जो मेवा के छोटे मोटे टुकड़े थे वो उसने उठाकर फेंक दिए और उसके बाद वो एक कमरे में दिन भर पड़ा रहा, भूखा प्यासा, ना ही उसने कुछ खाया और ना ही उसने कुछ पिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे बेटा कि पूछा है कि देश को 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए विस्तार से। आपने विस्तार से लिखा भी होगा, जिसमें प्रश्न है कि देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों। इसके अथवा में भी एक प्रश्न है, तो देश को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है
कि भाई काम कैसा भी हो, यहाँ पे जो लेखक है वो कहते हैं कि काम कैसा भी हो, छोटा बड़ा, लेकिन काम पे हमेशा, अपने काम पे हमें गर्व करना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और कोई भी काम में आलस नहीं करना चाहिए और हमारे काम में उदारता होनी चाहिए कि जो काम हमें आता है वो हम दूसरों को भी सिखाएं, तो हम अपनी भी काया पलट कर सकते हैं और साथ में हम अपने देश की भी काया पलट कर सकते हैं और साथ में व्यक्ति ईमानदार भी होना चाहिए। उसके बाद पूछा है कि बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्या प्रश्न किया है? बिस्मिल की चारित्रिक विशेषता मतलब उसके चरित्र के बारे में बात की। तो बिस्मिल जो थे तो शुरुआत से ही देखते हैं कि उन्होंने आर्य समाज जो मंडल था वो ज्वाइन किया था और उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग उनकी माता ने किया था उनके लिए, और उनके पिता जो थे वो तो उनकी कम आयु में शादी कर देना चाहते थे, लेकिन माँ जो थी वो विरोध थी कि नहीं भाई, जब तक मेरा बच्चा पढ़ लिख नहीं जाता तब तक मैं उसका विवाह नहीं करूँगी। और उसके बाद फिर ये भी देखा गया है पाठ में कि जो लेखक के पिता हैं वो कहीं चले जाते हैं तो उनके जो मतलब दूसरे मित्र होते हैं वकील, वो बोलते हैं कि भाई तुम अपने पिता के वकालतनामे पे हस्ताक्षर कर दो, तो जो बिस्मिल जी है वो मना कर देते, बोलते ये तो धर्म विरुद्ध है। तो और ऐसे हमने बहुत सारी उनकी विशेषताएं, ऐसे हमने उनके चरित्र की बहुत सारी विशेषताएं पाठ में देखी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने उत्तर लिखा ही होगा। आगे देखिए, और इतना ही प्रकाश डाला है, ठीक है। आगे देखिए, अब बात की है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। बुढ़ापा आपको पता ही है कि बुढ़ापा बहुधा का पुनरागमन होता है, मतलब बुढ़ापे में बचपन को दोहराया जाता है। तो उस समय इच्छा, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनकी इच्छा का केंद्र एक ही होता है। इस पार्ट में तो बूढ़ी काकी के बारे में प्रेमचंद जी ने बात की है। तो बूढ़ी काकी की एक ही केंद्र था, स्वादेंद्रिय, उन्हें खाना पीना बहुत पसंद था और अंत में तो फिर वो लास्ट में झूठे पत्तलों में से भी खाती हैं। तो यहाँ पे जो आशय स्पष्ट प्रश्न है, तो आशय स्पष्ट में क्या होता है बच्चों की जो कथन दिया गया होता है हमें उसे विस्तार से समझाना होता है, ठीक है। तो इस पर हमने प्रकाश डाला। अब हम आगे देखेंगे कि प्रश्न पूछा है, आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। नियंत्रक मतलब चलाने वाला और परिबल मतलब कि मुख्य उपयोगी। तो यहाँ पे धन की बात की गई है कि भाई ज्यादा धन है तो भी इंसान को सहूलियत नहीं और कम धन है तो भी उसे संतुष्टि नहीं है। तो धन जो है वही इंसान को चलाता है, ठीक है, मतलब उसके हिसाब से ही मनुष्य चलता है। तो उसके बारे में बातचीत की गई है। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे विभाग बी। विभाग बी पद्य विभाग आपको पता ही होगा, जिसमें सब कुछ कविता के द्वारा ही पूछा जाता है। पद्य विभाग इसलिए आपके प्रश्न पत्र को बांटा गया है 4 भाग में, जिसमें हम देखेंगे विभाग बी पद्य विभाग। अब जिसमें पहला ही प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका में से पहली प्रार्थना गीत में से लिया गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे। अब पहला प्रश्न है कि पहला ही प्रश्न पूछा गया है कि प्रभु जी बादल है तो भक्त क्या है बच्चों। तो उन्होंने क्या बोला है, घन बन हम मोरा, बन मतलब जंगल में रहने वाला मोर। तो यहाँ पे रैदास जी ने क्या बोला है कि प्रभु जी बादल है तो भक्त क्या है, मोर बच्चों, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि सवैये में किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, कौन, कवि। तो कवि कौन है यहाँ पे, रसखान जी। तो कौन सा पर्वत, गोवर्धन पर्वत, जिसको कृष्ण भगवान ने अपनी लास्ट वाली उंगली से उठाया था, ठीक है। उसके बाद फिर प्रश्न क्या है बच्चों कि किस बात का खंडन करते हुए अंत में सही बात की ओर संकेत किया किसमें किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा, मुकरियां, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे। अब यहाँ पे खाली जगह की बात की गई है, जिसमें पहली खाली जगह है कि भारत का भाल क्या है। पहली मतलब 18वें नंबर की खाली जगह कि भारत का भाल, भाल मतलब कि मुकुट या फिर ललाट, तो क्या है, हिमालय पर्वत, ठीक है। दूसरा पूछा है कि तोता और इंद्र काव्य की कहानी खाली जगह से ली गई, तो बुक ऑफ नॉलेज में से ली गई है बच्चों। उसके बाद पूछा है कि जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में खाली जगह लाना चाहिए, तो क्या लाना चाहिए, नव चेतना, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे। आगे पूछा गया है बच्चों कि कल धौत के धाम का अर्थ क्या है, तो सोने का राजमहल। फिर पूछा है कि खरहा 4 मिनट भागा क्योंकि शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद फिर पूछा है कि कवि भक्तगण को कौन से गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग्य करते हैं। क्या करते हैं, व्यंग्य। तो हाथ में गौमुखी लेकर ईश्वर का स्मरण करना, मतलब कि हमेशा हाथ में गौमुखी लेते रहना, भले हम भगवान का स्मरण करें या ना करें।
उसके बाद फिर पूछा है कि एक एक वाक्य में उत्तर कि कश्मीरी हवा क्या गाती है, तो कश्मीरी हवा गीत गाती है सन सन सनन करके। उसके बाद पूछा है कि पेड़ क्यों सूख गया था, तो पेड़ जो है तो एक शिकारी व्यक्ति जो था उसने अपने बाण से, मतलब विष भरे बाण से उस पेड़ को घायल कर दिया था, आहत कर दिया था, और वो बाण उसने उसके ऊपर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पेड़ जो है वो दिन प्रतिदिन सूखता चला जा रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। आगे देखिए बच्चों, प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न क्या है कि मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषता है। मीराबाई जी जिनकी अनन्य भक्ति है, सराहनीय है। अनन्य का अर्थ क्या होता है बेटा, कि जिसकी कोई तुलना ना की जा सके। तो मीराबाई की जो भक्ति है कृष्ण भगवान के प्रति, उनके आराध्य के प्रति, तो उनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। और प्रश्न है हमारा कि मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषता है। तो राम रतन धन जो है, जो कि उनके सदगुरु ने दिया था, तो मीरा जी कहती हैं कि ये जो ऐसा धन है जो कभी खर्च नहीं हो सकता, जितना हम उसको भजेंगे, मतलब जितना हम प्रार्थना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वो सवायों बढ़ेगा। सवायों मतलब क्या बेटा, 25% वो बढ़ता ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। ना ही कोई उसको हमसे चुरा सकता है, ना ही कोई हमको उससे छीन सकता है। तो ये है मीराबाई के राम रतन धन की विशेषता। उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा है बच्चों कि ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं। तो ढोंगी साधु जो है वो मौन व्रत इसलिए धारण करते हैं ताकि कोई उनको पकड़ ना ले। क्योंकि देखो जो ढोंग करता है वो तो आपको पता ही होगा कि जो ढोंग करता है तो वो कभी भी मतलब यही सोचेगा कि भाई मेरा जो काम चल रहा है वो चलता ही रहे और कोई मुझे पकड़ ना पाए। तो वो इस तरीके से वेशभूषा, इस तरह का सॉन्ग रचाते हैं, अपनी झोपड़ी भी कहीं दूर खड़ी करते हैं कि कोई उनको पकड़ ना सके। अगर वो कोई आ जाए पूछने के लिए तो वो क्या कर देंगे, बोल देंगे भैया आज तो मैंने मौन व्रत धारण किया, मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो इस वजह से ढोंगी साधु जो है वो मौन व्रत धारण करते हैं। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग। आगे का प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए, जिसमें प्रश्न पूछा है कि भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है। तो भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है। शांति दूत मतलब कि एक संदेश देने वाला, और आपने इस कविता को पढ़ा ही होगा तो इसका उत्तर भी आपको पता ही होगा, उम्मीद करती हूँ आपने लिखा ही होगा बच्चों। अब बात करते हैं उसके नीचे वाले प्रश्न की कि भूख की दशा को कवि ने सुंदर क्यों कहा है। तो यहाँ पे कवि ने पूछा है सुंदर, तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति भूख से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, खड़ा हो जाता है, फिर वो मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो या कोई भी प्राणी हो, तो वो कैसा दिखने लग जाता है, सुंदर दिखता है। फिर कविता में हमने ये भी देखा है कि उल्टा लटका हुआ तोता पेड़ पर, और चार पैरों से जो बकरी होती है वो 2 पैर से खुद को बैलेंस करती है और 2 पैर से पेड़ पे खड़ी हो जाती है, और कांटों के बीच में चुन चुन कर पत्तियां खाती है। या फिर उसकी जगह पे कोई मनुष्य ही क्यों ना हो, तो जब वो मेहनत करता है तो उस समय उसके चेहरे पे एक सुंदरता दिखती है, और इस वजह से कवि ने भूख की दशा को सुंदर कहा है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखेंगे कि कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। कथन मतलब कविता का भावार्थ बताना है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो कवि ने क्या कहा है कि भाई अगर रोटी कमानी है तो ईमानदारी की रोटी होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी गलत काम करके रोटी खाना सही नहीं होती। लेकिन अगर बात अपनी जान पर आ जाए, क्योंकि जन्म जो है वो दोबारा मिलता नहीं है, तो अपनी जान पूरी लगा दो कि नहीं भाई मुझे अपने जन्म को, अपने इस जन्म को बचाना है, क्योंकि जन्म जो है वो दोबारा मिलता नहीं है। उसके बाद बात करेंगे हम, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे विभाग सी, ठीक है। विभाग सी में हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें पहले ही कहावत पूछी गई है, जिसमें पूछा है कि मुख में राम बगल में छुरी। तो इसका अर्थ होता है कथनी और करनी में अंतर। करनी में अंतर मतलब ये बच्चों की जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं, ठीक है। मतलब जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कभी किसी से कहते नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जिसमें बात की है कि शब्द समूह जहां मनुष्य ना हो तो निर्जन, मतलब कि जहां पे कोई भी आता जाता ना हो, ठीक है। फिर बात की गई है शब्दों की संधि छोड़िए, तो व्याकुल तो वी प्लस आकुल, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे, आगे पूछा गया है कि
शब्दों की संधि छोड़िए, जोड़िए, मतलब उसको जोड़ना है। ऊपर वाले में क्या पूछा था बेटा, पूरा शब्द दिया जिसको छोड़िए मतलब अलग करना था, तो शब्द था व्याकुल, तो वी प्लस आकुल। अब यहाँ पे बोला है संधि को जोड़िए, तो मतलब हमें दोनों शब्दों को जोड़ना है, तो क्या होगा, परमात्मा। ठीक है, परम प्लस आत्मा तो परमात्मा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे, उसमें फिर हम आगे देखेंगे क्या पूछा है। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 33 गला फाड़ना, मतलब कि जोर से चिल्लाना, जोर से चिल्लाना। फिर इसका वाक्य प्रयोग भी पूछा गया है। बच्चों ये शब्द, ये मुहावरा देख के आपको कुछ याद आ रहा है कि ये कौन से पार्ट से हो सकता है? चैप्टर नंबर 16 चोरी, जिसमें मालती जो है वो बिंदु से कहती है कि क्यों रे मैं गला फाड़ती रही और तूने देखा तक नहीं, तूने सुना तक नहीं। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग में भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि मालती गला फाड़ कर चिल्ला रही थी और बिंदु को बुला रही थी, या आपने जो भी लिखा होगा वो सही होगा। उसके बाद फिर बच्चों पूछा है कि विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी मतलब विलोम शब्द, तो भ्रष्टाचार का क्या हो सकता है बेटा, सदाचार भी हो सकता है और ईमानदार भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद पूछा है शुरुआत, तो शुरुआत का विरोधी शब्द क्या होगा, अंत। अंत भी हो सकता है, समाप्ति भी हो सकती है। फिर पूछा है पर्यायवाची मतलब समानार्थी, तो लहू का मतलब क्या होता है, खून, या फिर आप रक्त भी लिख सकते हो। ठीक है, और पूछा है अविराम। अविराम मतलब बिना रुके, मतलब कि लगातार या फिर सतत। ठीक है, उसके बाद पूछा है बच्चों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो भाववाचक मतलब कि जो भाव को व्यक्त करता हो, तो बड़ा, तो क्या होगा बच्चों, बड़प्पन। ठीक है, और उसके बाद है मानव, तो मानवता। ठीक है, फिर अब हम आगे देखेंगे जिसमें पूछा है कि शब्दों के कर्तुवाचक कृतकवाचक संज्ञा लिखिए। कर्तुवाचक कृतकवाचक मतलब जहां पे कर्ता को बताना हो, तो क्या है, झगड़ा, तो झगड़ा करने वाले को क्या बोलेंगे, झगड़ालू। फिर विज्ञान, तो वैज्ञानिक। ठीक है, उसके बाद पूछा है विशेषण बनाकर लिखिए। तो प्रकृति का क्या होगा, प्राकृतिक, और अंश का क्या होगा, आंशिक, मतलब कि अंश से बना हुआ, आंशिक। ठीक है, और फिर उसके बाद बात हो रही है समास पहचान कर लिखिए। तो समास, चौराहा, तो जिस समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो और दूसरा समूहवाचक हो, तो चौराहा मतलब कि चार रास्तों का समूह, तो चौराहा, तो क्या होगा, द्विगु समास। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात की गई है क्षुधातुर। क्षुधातुर मतलब कि भूख से आतुर, जिसकी इच्छा ना पूरी हो खाने की। ठीक है, तो क्षुधातुर मतलब क्या बच्चों, कौन सा समास आएगा, कर्मधारय समास। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों ने व्याकरण का जो पोषण है, ठीक है, जो विभाग है, वो आपने बहुत अच्छे से किया होगा। अब हम अपने प्रश्न पत्र में अंतिम चरण पर चल रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने प्रश्न पत्र के अंतिम पड़ाव मतलब लास्ट, जिसका नाम है विभाग डी, लेखन विभाग। बच्चों यहाँ पे तो आपने जितना भी अच्छे से लिखा होगा, जितना आपने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया होगा, जितना भी आपको याद होगा, जो भी आपने लिखा होगा, अगर बहुत अच्छे से लिखा होगा तो आपको नंबर भी बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि टिप्पणी लिखिए। क्या प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी, तो संचार माध्यम की बात की गई। संचार का मतलब क्या होता है, जानकारी। तो यहाँ पे बात की गई है कि धरती पे पहले जब लोगों के पास जानकारी नहीं थी, तो उनका जो विस्तार था वो एक सीमित विस्तार था, लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास जानकारी बढ़ने लगी तो उनका जो विस्तार है वो मतलब बढ़ता चला गया। और आज भी हम देख सकते हैं कि अगर हमें किसी से बात करनी हो तो बस फोन लिया, वीडियो कॉल किया, तुरंत बात हो गई। मतलब कि जो जानकारी का जो माध्यम पहले बहुत छोटा था, अब वो बहुत ही विस्तार से बढ़ गया है, और आपने अच्छे से लिखा ही होगा।
उसके बाद बात की गई है किसकी, कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर जो है उसके भी अलग अलग रूप आपने देखे हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ठीक है। जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं वो भी कंप्यूटर का ही रूप है। और कंप्यूटर को जब पहले बनाया गया था तो वो सिर्फ मतलब कैलकुलेशन के लिए था, गिनती के लिए ही था। इस वजह से कंप्यूटर को हिंदी में सगड़क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सगड़क। फिर जो चार्ल्स बेबेज है उन्होंने कंप्यूटर का एक सही रूप बनाया और आज हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग हम बहुत सारे अलग अलग अपने काम में करते हैं। ये भी आपने विस्तार से लिखा होगा बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे क्या बच्चों, विभाग निम्नलिखित, आगे का जो कि 6 मार्क्स का है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या लिखा है कि दिए गए परिच्छेद को पढ़कर, परिच्छेद मतलब पैराग्राफ, जिसको हम अपठित गद्यांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों कि पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है कि आज शिक्षा का आधार क्या है। क्या प्रश्न पूछा है कि आज शिक्षा का आधार क्या है। और बच्चों जब आप स्कूल, और बच्चों आपने देखा भी होगा कि प्रश्न यहाँ पे पूछा है क्या शिक्षा का आधार क्या है। तो भारत में शिक्षा का आधार अभी की कक्षागत वार्ता, पाठन वाचा और पाठ्य पुस्तक ही है। समझ आया? क्योंकि देखो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें हमें 6 नंबर तो लेने ही होते हैं। तो लिखने से पहले कम से कम 2 से 3 बार परिच्छेदन मतलब पैराग्राफ को पढ़ लेना चाहिए। हमने पहले प्रश्न का उत्तर हल कर लिया है। अब दूसरा है कि कौन सी शिक्षा सामग्री का उपयोग मर्यादित है। मर्यादित मतलब क्या बेटा, सीमित है। ठीक है, सीमित मतलब कि एक ऐसा बोल सकते हैं कि भाई सीमा में है, जो आगे नहीं बढ़ सकती, एक निश्चित सीमा है, एक निश्चित दायरा है। तो क्या पूछा है कि सामग्री का उपयोग, तो ये पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकालयों में उपलब्ध अन्य सामग्री का उपयोग अभी भी हमारे विद्यालयों में सीमित है। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा है कि शिक्षक नवचिंतन से अनजान क्यों रहते हैं। नवचिंतन से अनजान क्यों रहते हैं मतलब उनके पास इतनी जानकारी क्यों नहीं होती है। तो क्या पूछा है कि व्यक्तिगत मतलब कि खुद के लिए रूप से नहीं हो, अच्छी पुस्तकें खरीद कर लेना संभव नहीं है, मतलब वो व्यक्तिगत रूप से खुद से वो कोई भी बुक खरीदते नहीं है। फिर क्या बोला है कि दूर दराज में बिखरे लाखों गाँव में पत्र पत्रिकाएं आसानी से प्राप्त नहीं होती है, मतलब कि कहीं दूर देश से वहां पे कोई पत्रिकाएं हैं तो वो भी जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाती है। फिर क्या बोला है कि फलस्वरूप मतलब इसलिए शिक्षक का नवचिंतन से अनजान रहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्रश्न क्या किया कि छात्रगण किन बातों से अनजान रहते हैं। छात्रगण, तो यहाँ पे लिखा है कि छात्र जो है वो देश विदेश से घटित महत्वपूर्ण घटनाओं से अपरिचित रहते हैं। अगर आपने इसके बाद ये वाली भी लाइंस लिखी होगी तो भी कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये उसी के संदर्भ में ही लिखा गया है। क्या लिखा है कि उन्हें अपने ही देश के विभिन्न धर्मों, अनेक सार्वभौमिक सिद्धांतों, उसकी कला, साहित्य, संस्कृति की विशेष जानकारी नहीं होती है। ठीक है, फिर क्या बोला है परिच्छेद के अनुसार, परिच्छेद मतलब कि जो पैराग्राफ दिया है हमारे पास उसके अनुसार छात्रों को कौन सी जानकारी नहीं होती है। कौन सी जानकारी नहीं होती, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि छात्र देश विदेश में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं से अपरिचित होते हैं, उन्हें अपने ही देश की विभिन्न धर्मों, अनेक सार्वभौमिक सिद्धांतों, उनकी कला, साहित्य व संस्कृति की विशेष जानकारी नहीं होती है। वे पढ़ लिख कर भी अनपढ़ से ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास संपूर्ण ज्ञान होता नहीं है। फिर क्या बोला है कि ज्ञान के विस्फोट, विस्फोट का मतलब क्या होता है बेटा, विस्फोट का मतलब क्या होता है, विस्फोट का मतलब होता है फैलना दूर दूर तक। जैसे कहीं पे विस्फोट हुआ तो लोगों को नुकसान तो होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जानकारी कैसी विस्फोट है, हर जगह फैली हुई है। के युग में भी वे अज्ञान से अछूते हैं और उसके प्यासे, मतलब उनके पास पूरी जानकारी नहीं होती है। फिर क्या बोला है बच्चों, अंतिम प्रश्न क्या पूछा है कि इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए, मतलब एक टाइटल देना है, एक नाम देना है। तो नाम हम दे सकते हैं शिक्षा का आधार। अगर आपने कुछ और भी नाम दिया होगा तो वो भी सही होगा, लेकिन बस परिच्छेद को आपको ध्यान में रखकर ही नाम देना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम चलेंगे कहा पत्र लेखन की ओर। अब देखिए बच्चों, पत्र लेखन में पूछा है 9 सोना सोसाइटी स्टेशन रोड अहमदाबाद से वंश पटेल। कौन है वंश पटेल? अपने जामनगर निवासी धैर्य शाह को पत्र लिख रहा है। उसकी विषय वस्तु क्या है? राष्ट्रभाषा का महत्व। अब बच्चों आपको तो पता ही होगा कि पत्र में सबसे पहले पता लिखा जाता है,
सीधे हाथ की तरफ, दाहिने तरफ, ठीक है। सबसे पहले पता लिखना है सीधे हाथ की तरफ, ठीक है, और राइट हैंड की तरफ, और उसके बाद पता लिखने के बाद बिल्कुल नीचे तारीख, तारीख के बिल्कुल नीचे एक लाइन छोड़कर मार्जिन, जहाँ से पेज शुरू होता है वहाँ पे मार्जिन को टच करते हुए संबोधन। संबोधन में भी आपको पता होगा कि अगर उम्र में बड़ा है तो आदरणीय या पूजनीय, अगर उम्र में छोटा है तो प्रिय। अब यहाँ पे तो ये इसका मित्र ही है, मतलब हम उम्र है तो उसने प्रिय लिखा होगा, प्रिय धैर्य, ठीक है। अब उसने फिर लिखा होगा, फिर उसके बाद अभिवादन, मतलब कि सप्रेम नमस्कार या नमस्कार लिखोगे तो। फिर पत्र में शुरुआत में हमें उसका हालचाल लेना होता है जो कि उसने लिया होगा। अब यहाँ पे विषय वस्तु क्या है, राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व। तो वंश पटेल ने हिंदी भाषा का महत्व बताया होगा। हिंदी भाषा मतलब हमारी राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो हिंदी भाषा का ज्ञान होना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि देखो हिंदी का महत्व इसलिए क्योंकि हिंदी जो है वो हमारी केंद्र शासित भी भाषा है और हमारी राज्य भाषा भी, क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे जहाँ पे सिर्फ हिंदी ही बोली जाती है, ठीक है, और बाकी के जितने राज्य हैं वहाँ पे भी हिंदी भाषा बोली जा सकती है। तो अगर हमें हिंदी भाषा आती है तो हम अपना जीवन आराम से बिता सकते हैं। और दूसरा कि आज़ादी के पहले हिंदी में जितने भी समाचार पत्र निकले थे उसकी वजह से भी हमारे देश में आज़ादी क्रांति आई। तो इस वजह से हिंदी भाषा का और भी बहुत सारा महत्व है जो कि आपने अपने मित्र को लिखा ही होगा, ठीक है। और फिर अंत में तुम्हारा जल्दी से मेरे पत्र का जवाब देना, इस तरह से भी आपने पत्र को पूर्ण किया होगा, ठीक है। फिर नाम लिखा होगा और तुम्हारा प्रिय मित्र जो भी है वो लिख दिया होगा और लास्ट में आपने फिर अपना नाम साइन कर दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से पत्र खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे पत्र के नीचे आधार पर लिखकर शीर्षक एवं बोध दीजिए। रूपरेखा मतलब यहाँ पे संकेत दिए हैं जिसको ध्यान में रखकर हमें कहानी लिखनी है। तो हम संकेत देखेंगे पहले कि एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने से बाहर जाना, लौटने पर नेवले का खून से लथपथ मुंह देखना, बच्चे की हत्या की शंका होना, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे का जिंदा पाना, पास ही एक मरा हुआ सांप और अंत में सीख। क्योंकि देखो कहानी है तो कहानी में दो चीजें तो बहुत अनिवार्य, एक कहानी को नाम देना और दूसरा कहानी से मिलने वाली सीख, जो बोध हमें प्राप्त होता है। तो हम कहानी की तरफ नजर डालेंगे तो जिसमें हम देखेंगे कि एक ब्राह्मण स्त्री थी, उसने एक नेवला जो है पाल रखा था और एक दिन वो पानी भरने जाती है अपने मटके में घड़े, तो वो अपने बच्चे को सुला देती है और वहीं पे पास में नेवला होता है। अब वो जाती है पानी भरने, अब घड़ा लेके जाती है, पानी भर के जब वापस आती है तो वो क्या देखती है कि नेवला जो है उसके मुंह में बहुत सारा खून लगा है। तो उसको एकदम शंका हो जाती है, क्योंकि शंका का कोई इलाज होता नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे उसे शंका हो जाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला या उसको खा डाला। तो वो तुरंत जो भरा हुआ घड़ा होता है, बिना सोचे समझे भरा हुआ घड़ा जो होता है मिट्टी का, वो उठा के उसके ऊपर डाल देती है और वो बेचारा वहीं पे मर जाता है। और थोड़ी देर बाद वो क्या देखती है कि अरे मेरा बच्चा तो जीवित है, और फिर दोबारा उसकी नजर पड़ती है तो वहां पे एक मरा हुआ सांप पड़ा होता है बच्चों। तो जिसको देख के उसे बहुत पछतावा होता है, उसे बहुत ग्लानि अनुभव होती है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया बिना सोचे समझे। इसीलिए कहानी में सीख दी गई है कि कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए, वरना अंत में व्यक्ति को पछताना ही पड़ता है, ठीक है। समझ में आया होगा। कहानी का टाइटल भी आपने दिया ही होगा, शीर्षक अच्छा सा प्यारा सा, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न पत्र की ओर। अब जिसमें हम देखेंगे निबंध लेखन। किसके बारे में बात की जा रही है बच्चों? निबंध लेखन। निबंध लेखन में किसी एक विषय पर, ठीक है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है निबंध लेखन में। तो पहला ही निबंध बहुत ही अच्छा है, मेरा देश महान, ठीक है, हमारा देश तो बहुत ही महान है। अब यहाँ पे परिचय, तो हमें अपने देश की परिचय, फिर हमारे देश की संस्कृति सभ्यता जिसके लिए हमारा पूरा भारत देश पूरे विश्व में जाना जाता है। फिर क्या बोला है? लोग, तो हमारे देश के लोग तो हैं ही बड़े दिलदार और सबकी मदद करते हैं, ये भी एक हमारे देश की खासियत है। फिर आर्थिक स्थिति, हमारे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर मेहमान घर पे आता है तो वो उसको बिना खिलाए जाने देते नहीं, ये भी हमारे देश की एक खासियत है। उसके बाद सुवर्ण भूमि भी कहा गया है। क्या कहा गया? सुवर्ण भूमि, मतलब सोने के समान। तो इसमें इसके बहुत सारे अलग अलग पड़ाव है, मतलब अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कहानियों से भी हमारे देश को सुवर्ण भूमि कहा गया है। पर एक खास कारण ये भी बताया गया है कि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती होती है और गेहूं का रंग कैसा होता है? सोनेरी। तो इस वजह से भी उसको सुवर्ण भूमि कहा गया। और भी अलग अलग मान्यताएं हैं। फिर भव्य इतिहास भी है, हमारे देश के जितने राजा लोग थे उनका। फिर स्वाधीनता, मतलब आज़ादी, आज़ादी के लिए भी हमारे देश, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत लड़ाई की, तब जाके आज हम एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक बन पाए हैं। फिर उज्जवल भविष्य, हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल है, क्योंकि पहले हमारा देश बहुत
पीछे था, लेकिन आज हमारा देश हर तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है। हमारे देश के वैज्ञानिक स्पेस तक जा चुके हैं, तो मतलब बहुत तरक्की हुई है हमारे देश में। और उपसंहार वो भी आपने लिखा ही होगा, ठीक है बच्चों। दूसरा देखेंगे विज्ञान के लाभों लाभ का मतलब होता है लाभ और हानि, ठीक है। तो विज्ञान से आपको लाभ भी पता है, और जिस चीज के लाभ होते हैं उस चीज की हानि होना तो अनिवार्य है। तो प्रस्तावना मतलब उसका परिचय, फिर विज्ञान की व्यापकता वो भी आपको पता है, फिर विज्ञान के अनेक उपयोग, छोटे से छोटे बड़े से बड़े कामों में हम विज्ञान का उपयोग करते हैं, मतलब विज्ञान के द्वारा जो नई नई मशीनें बनी हर तरीके से। फिर बोला है यातायात, मतलब कि रास्तों में, यातायात का मतलब क्या होता है बेटा, वाहन से संबंधित यातायात, ठीक है। तो हमारा भारत देश आज अलग अलग रास्तों से भी है और अलग अलग तरीके से बहुत, मतलब कि कम समय में हम एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। उसके बाद बात की व्यवसाय में भी है, मनोरंजन में भी है, चिकित्सा उसमें भी बहुत उपयोगी अलग अलग नए नए उपकरण बनाए हैं, अंतरिक्ष स्पेस की बात की गई है। फिर विज्ञान का विनाशकारी रूप ये भी है कि जिस चीज का लाभ है तो उसके बहुत सारे विनाशकारी रूप भी हैं, जैसे कि अलग अलग बॉम्ब या कुछ भी हम देख सकते हैं, हमें पता ही है। उसके बाद उज्जवल भविष्य की बात की गई और उपसंहार। और अब हमारे प्रश्न पत्र का अंतिम निबंध है एक बूढ़े की आत्मकथा। तो बच्चों आपको तो पता ही होगा कि जब हम किसी की आत्मकथा लिखते हैं तो उसमें हम खुद ही वो व्यक्ति बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक बूढ़े की आत्मकथा, किसकी, बूढ़े की। तो यहाँ पे हमें खुद ही बूढ़ा बनना होगा और फिर हमें उसके बारे में आत्मकथा लिखनी होगी। तो परिचय में हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, अब मैं अपने अंतिम समय में हूँ, पर आज मैं आपको अपने जीवन की आत्मकथा बताने जा रहा हूँ। फिर बोला है जन्म, वो भी आपने कुछ लिखा होगा। बचपन अच्छा, युवानी का समय, वृद्धावस्था, असह्य जीवन और उपसंहार, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ ही आया होगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आज का पेपर सॉल्यूशन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई त्रुटि कोई कमी रहती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए, पीएन इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आपको मैं नमस्कार कहना चाहूँगी। धन्यवाद बच्चों।